हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बेसिक वर्ल्ड। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास 12th के बच्चों के लिए आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके स्टूडेंट्स जो बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं कहीं भी रहते हैं, वो इसको पढ़ के हेल्प थोड़ी पा सकें और थोड़ा पढ़ाई कर सकें। देखिए, आप लोग को प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं से कोई कंटेंट मिल नहीं पाता है। एग्ज़ाम टाइम में आप लोग खोजते रहते हो कि कहीं से कुछ मिल जाए और मैं पढ़ लूँ, और एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट होता है वही आप लोग को ज़्यादा सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा और एग्ज़ाम फ़ोकस्ड होगा। तो एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएँगी। ठीक है? क्लास 12th का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो है रिलेशंस। रिलेशंस का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं सेट से रिलेट करता है। तो पहले मैं उस सेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम रिलेशंस पे आएंगे। ये जो टॉपिक है, इसमें एग्जाम में कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं तो 5 to 6 मार्क्स आपका कवर अप हो सकता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। जो फंक्शन और रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ लॉजिक लगता है, कहीं भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, कहीं भी आपको पेन नहीं चलाना है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगता है। तो लॉजिक में जो भी चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप देखिए कि क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 और रिलेशंस। रिलेशंस में सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो सेट पढ़ना है। देखिए, सेट जो होता है आपको क्लास 6 या 7 से स्टार्ट कर दिया जाता है पढ़ाना। देखिए, बेसिकली जो सेट का जो फंक्शन है, जो सेट का जो कलेक्शन है, वो आपको क्लास 6 में इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि सेट होता क्या है और सेट के टाइप्स क्या होते हैं और सेट में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो सेट का टोटल जो टॉपिक है वो मेनली क्लास 11th में अच्छा खासा बताया जाता है और उसमें कैलकुलेट भी करवाया जाता है। तो सेट होता क्या है? सेट इज द कलेक्शन। मतलब कलेक्शन का मतलब ये है कि कुछ भी मिला आप उसको कलेक्ट कर दीजिए। अगर आपने कलेक्ट किया और आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहा है तो वो सेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो भी आपने कलेक्ट किया है वो यूनिवर्सली ट्रुथ होना चाहिए। ट्रुथ का मतलब क्या होता है कि वो गलत नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं भी ऐसा कोई कलेक्शन ना बनाइए जो कि इनफाइनाइट चला जाए, या फिर जो ऐसा है कि एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, तो वो आप नहीं ले सकते। ठीक है? तो जो भी आपको कलेक्शन मिलेगी वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि योर फेवरेट बुक्स। योर फेवरेट बुक्स का मतलब ये है कि आपकी जो फेवरेट बुक्स हैं उसका कलेक्शन बनाइए। तो आपके लिए जो फेवरेट बुक है वो तो आप कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए है। लेकिन सिर्फ फेवरेट बुक्स का कलेक्शन अगर बनाया जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फेवरेट बुक्स या गुड बुक्स ये जो है, ये ऐसी कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। जो पसंद हमारी होगी बुक्स की, वो पसंद किसी और की नहीं भी हो सकती है या हो सकती है। तो गुड बुक्स या गुड मूवीज या गुड सॉन्ग्स, ये जो कलेक्शन होती है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकती। वेल डिफाइंड का मतलब जो सबके लिए सही है या फिर जो यूनिवर्सली ट्रुथ है। ठीक है? तो आई थिंक आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया है। तो वेल डिफाइंड में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और उनको करली ब्रैकेट में लिख लिया जाता है। ये तो बचपन से आपने सीखा है कि हमने करली ब्रैकेट में मार्क मार्क करके लिख लिया चीज़ों को। तो ये सेट बन गया। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। ठीक है? सबसे पहला तरीका होता है, देखिए, टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये है कि जब आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका दो रास्ता है आपके पास। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एंड रास्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में क्या होता है? देखिए, सेट बिल्डर में अगर आपने कोई भी सेट लिया है तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उसको हम पहले इस फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर हम पहले इसको लिखेंगे। अब ये क्या चीज है? इसका नाम होता है x इज सच दैट x। x इज सच दैट x, ये आपको बोलना ही बोलना है।
इसका नाम है ये x, और ये जो मार्क लगा हुआ है 2 पॉइंट का उसको बोलते हैं सच दैट और x। मतलब ये है कि x जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x जो है वो x को बता रहा है कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी उस सेट के बारे में होगा वो हम स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो ये जो होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, मतलब पूरा का पूरा आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है चुपचाप, और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये जो फॉर्म होती है ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। फिर उसके बाद आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो हम एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे कॉमा के साथ लिखा जाता है, उसको लिखते हैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए जाएंगे वो कॉमा कॉमा करके लिख देना है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें से 5 होते हैं वोवेल्स, ठीक है। तो वोवेल्स होते क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये होते हैं आपके टोटल 5 इंग्लिश के वोवेल्स। तो इनको आपको दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है, एक सेट बिल्डर में और एक रोस्टर में। तो सबसे पहले सेट बिल्डर में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो हम मान लीजिए ए लेके चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको उस सेट का नाम लिखना है। सेट का नाम मान लीजिए हो गया कैपिटल ए, ठीक है। तो ये जो कैपिटल ए है उस सेट का रिप्रेजेंटेशन का नाम है। उसके बाद आप इन सबको लिखेंगे। तो इन सबको लिखना नहीं है आपको, आपको बस ये बताना है कि x इज सच दैट x इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये हो गया कंप्लीट। तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, मतलब आपको बताना है कि उस सेट में क्या चीज है, क्या चीज है या फिर किसके बारे में वो लिखा जा रहा है। बस आपको यहाँ पे बस स्टार्टिंग में ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपको सेट का नाम लिखना है, उसके बाद एक्चुअल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा के साथ लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब एलिमेंट्स को जब एक्चुअली पुट किया जाता है करली ब्रैकेट में कॉमा के साथ तो वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म। और अगर आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया उसके बारे में तो वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरह की नोटेशन होती है जो आपको जनरली पढ़ाया जा चुका होता है क्लास 11th में या फिर 8 में या 6 में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सेट के बारे में जो जानकारी होती है बेसिक वाली वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए कार्टेशियन का मतलब होता है कि दो का कॉम्बिनेशन, दो कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन का मतलब ये है कि आपको दो सेट दिया जाएगा और उसको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसको और इसको लिया जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी, मतलब ए इंटू बी। तो जनरली हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला एलिमेंट लिया जाता है। जनरली सबसे पहले क्या करेंगे? ये पहला एलिमेंट और ये पहला एलिमेंट, तो क्या होएगा? a, 1। मतलब ये है कि पेयर बनाते हैं, जिसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये जो है, ये जो बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, फिर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा? a, 2। उसके बाद दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ b, 1। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ b, 2। ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जनरली जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है दो का कॉम्बिनेशन। इसमें जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होता है और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे वाले एलिमेंट के होते हैं। तो आपको ये जो एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। अब आपको ये पूछेगा कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल कितनी बार हमको प्रोडक्ट करना पड़ेगा।
तो इसको जानने के लिए आपका शॉर्टकट ये है कि आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ए वाले सेट और बी वाले सेट, मतलब जिन सेट को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोनों में, उसको आप प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मान लीजिए कि जो सबसे पहला वाला सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं p। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? p। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b कितना है? q। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a क्रॉस b क्या होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, p और q को। आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों का पहले नंबर निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करने से मिलेगा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर होंगे? पी क्यू। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसमें कितने एलिमेंट? 2। तो टोटल कितने हुए? 2 इंटू 2 मतलब 4। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो विदाउट एक्सपेंडिंग आप फाइंड कर सकते हैं कि टोटल एलिमेंट्स कितने बनने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिलेशंस। तो आपका जो 12th का टॉपिक है वो रिलेशंस पे है। अब रिलेशन होता क्या है? तो बेसिकली देखिए रिलेशन क्या होती है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने बनाया उसी में से कुछ हम सेट ले लेते हैं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो थोड़ा सा पार्ट निकलता है उसी को रिलेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। जनरली आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिखा तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, और ए और बी जो थे वो दो इंडिविजुअल सेट थे। सेट का मतलब है कि उसमें कुछ एलिमेंट रहा होगा पहले। तो अगर हम ए और बी के बीच में रिलेशन बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्मूले से या किसी न किसी कंडीशन से। तो अगर वो रिलेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। जैसे आप पीछे आइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, ठीक है। इसमें से अगर हमने ये और ये ले लिया और इसको रिलेशन में लिख दिया तो हम लिखेंगे कि जो रिलेशन है वो इसी में से निकला हुआ है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, इसी में से निकलता है। इससे बाहर अगर आपने कोई रिलेशन लिख दिया तो वो चलेगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। मतलब आपका जो भी रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस बी का ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात? मतलब ये है कि ए क्रॉस बी में आपने जो एलिमेंट लिखे हैं उसमें से ही कुछ एलिमेंट को सेट के रूप में लिख देंगे सेलेक्ट करके, वही आपका रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा सबसेट का मतलब क्या होता है। किसी बड़े सेट का छोटा सा पार्ट, अगर किसी बड़े में से छोटा सा 2-3 पार्ट अगर निकाल लिया तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। सबसेट का मतलब उसी का पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि R विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये सबसेट का सिंबल होता है, इसको आपको याद रखना है। ये जनरली ये होता है सबसेट का, ये तो इक्वलिटी है। इक्वलिटी का मतलब ये है कि कभी कभी वो पूरा का पूरा बराबर हो सकता है, कभी कभी कुछ उसमें से निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम ए क्रॉस बी को बना चुके हैं तो उसी में से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जो सबसेट में से सबसेट बन जाएंगे और वो रिलेशन बनाएगा, ठीक है। मतलब रिलेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा रिलेशन होता है वो रिप्रेजेंटेड कैसे होता है, रिप्रेजेंट कैसे होगा? रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप इसको सेट बिल्डर में लिखिए। देखिए सेट बिल्डर का फॉर्म ये है। सेट बिल्डर में लिखने के लिए क्या होगा, ये देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि जो आपने ऑर्डर पेयर बनाया था ए क्रॉस बी का, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और ये बताएंगे कि इसमें से ये जो ए है ये ए का एलिमेंट है। ए का एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो पहला वाला सेट है उसका एलिमेंट है, और ये जो बी है ये वाला, ये बी का एलिमेंट है। मतलब ये जो पहला वाला होगा वो ए का एलिमेंट होगा, ये जो दूसरा वाला होगा वो बी का एलिमेंट होगा। और इसमें भी इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जाता है ए आर बी। ए आर बी का मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब रिलेशन बन रहा है ए और बी के बीच में। तो ए रिलेटेड टू बी मतलब ए मतलब जो पहला सेट है और जो दूसरा सेट है उसके बीच में रिलेशन आर बन रहा है। समझ में आ गया? तो ये जो एक नोटेशन है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? अगर मान लीजिए आपको कोई रिलेशन दिया गया है
ए बी के फॉर्म में, उसमें पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट तो लिखा नहीं होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो उसमें जितने भी पहले पहले वाले होंगे, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल मैं बता दूं 1, 2 और 2, 5, 3, 7 ऐसे कुछ दिया गया है। ठीक है, ये जो है ये a, b के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो इसमें जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं, पहला वाला एलिमेंट 1, 2, 3, ये जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हो गया, डोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, मतलब ये है कि आपको जो डोमेन है वो ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला एलिमेंट दे देगा। तो पहला वाला एलिमेंट है 1, 2, 3, तो ये हो गया इसका डोमेन। और रेंज क्या होती है, तो रेंज जो होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। तो ये जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं 2, 5, 7, ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, तो जनरली होता ये है कि बच्चे जब रिलेशन लिखते हैं, बनाते हैं उसमें, तो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो डोमेन और रेंज में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, रोस्टर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला पहला एलिमेंट आएगा वो आपका हो जाएगा डोमेन, और जो दूसरा दूसरा एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा रेंज। आपने क्लास 11 में वही पढ़ा होगा, मैपिंग। देखिए मैपिंग जो होती है वो कैसे लिखी जाती है। देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से डिजाइन बनाना है, और यहाँ लिखना है ए, यहाँ लिखना है बी। मान लीजिए कि ए बी सी तीन एलिमेंट ए के हैं और 1, 2, 3 तीन एलिमेंट बी के हैं। ये जो ए वाला है ये 3 से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए सी वाला 2 से जुड़ा है और बी वाला 1 से जुड़ा है। तो रिलेशन को दिखाने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। मतलब रिलेशन का एक रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है, लेकिन ये जनरली क्लास 11th में यूज किया जाता है, यहाँ पे नहीं। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो a जो है वो 3 से जुड़ा है, तो a, 3 हो गया। दूसरा क्या है, b, 1 हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, c, 2। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसमें डोमेन और रेंज क्या है, तो सीधी बात ये है कि जो पहला वाला पूरा फैमिली है ये डोमेन है, और ये जो दूसरा वाला पूरा फैमिली है वो रेंज है। यहां से कैसे पता चलेगा, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डोमेन, और ये 3, 1, 2 ये हो गया रेंज, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट वाले चूज कर लीजिए, वो डोमेन हो गए। और सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, ये हो गया आपका रेंज। तो डोमेन और रेंज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको दिया गया y = 3x + 5। सिंपल सा एग्जांपल है, और इसमें कह रहा है कि जो x है वो 1 से 3 जा रहा है। ठीक, मतलब x की वैल्यू 1 से 3 आपको लेनी है। तो इसके लिए रिलेशन बनाइए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वलिटी लगा दे रहे हैं। x की वैल्यू एक बार 1 लेंगे, एक बार x की वैल्यू 2 लेंगे, एक बार x की वैल्यू 3 लेंगे, क्योंकि 1 से 3 जा रहा है। x की वैल्यू 1 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 8। x की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 रखेंगे, 3 2 6 और 5 11, और x की वैल्यू अगर ये y की वैल्यू मिल रही है। और अगर हमको x की वैल्यू 3 रखना होगा तो 3 3 9 और 5 14। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू जो दी गई थी उसके बिहाफ पे हमने y की वैल्यू फाइंड किया है, मतलब वो उससे रिलेट कर रहा है। तो 1 किससे रिलेशन बना रहा है, 8 से, 2 11 से, 3 14 से। तो इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। या तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखिए कर्ली ब्रैकेट में, इसको लिख दीजिए r फॉर रिलेशन। रिलेशन को अगर दिखाना है तो आप लिखेंगे 1, 8, मतलब 1 8 से रिलेट कर रहा है। फिर 2, 11 मतलब 2 11 से रिलेट कर रहा है। और 3, 14 इसका मतलब हो गया 3 जो है वो 14 से रिलेट कर रहा है। ये तो हो गया एक रिप्रेजेंटेशन। दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये हो सकती है कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखा है, मैपिंग के फॉर्म में, इसको मैपिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले जो x की वैल्यूज दी गई है वो डोमेन है। तो डोमेन जो होता है उसको यहाँ लिखा जाएगा 1, 2, 3। उसके बाद जो दूसरी एलिमेंट्स हैं वो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है y की वैल्यू, जो इस फंक्शन में रखने से आपको वैल्यू मिल रही है, जो रिजल्ट है वो आपका रेंज होगा। तो 8,
11, 14। अगर आपको इसको रिलेट करना है तो रिलेट कर दीजिए, ये हो गया इससे, ये हो गया इससे, ये हो गया इससे। तो ये मैपिंग का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक जो रिलेशन के टाइप्स होते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि अच्छे से बच्चे पढ़ पाएँ इसको। ओके, थैंक यू।